हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स की एक और वीडियो लेक्चर में, ठीक, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा वन शॉट में एक बार में भाई खत्म कर देंगे अपन इसको, ठीक। बस लास्ट तक भाई बने रहना, एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में तुमको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, ठीक। चलो चालू करता है। सबसे पहले भैया एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, तो वो सब छोड़ो, तुम मुझको बस इतना बताओ। तुम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ी होगी तो उसमें भैया तुमने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ी होगी। एक इंसान एक चीज की अलग अलग प्राइस पर कितनी कितनी डिमांड करता है, तो वो क्या था, इंडिविजुअल डिमांड। फिर इसका भी मार्केट डिमांड पड़ी होगी तुम लोगों ने, क्या भैया, सारे लोग मिलकर एक चीज की कितनी कितनी डिमांड करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, मार्केट डिमांड। अब एक मिनट, अब शब्द देखना है, सारे लोग मिलकर सारी चीज की कितनी कितनी डिमांड करते हैं, ठीक, उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है यहां तक, ठीक भाई। अपने हर कॉन्सेप्ट्स को लिंक करके देखा करो कि यार कहां से हम लिंक कर सकते हैं चीजों को, ठीक। समझ में आ गई भैया, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, और अभी अपन पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है। तो भैया एग्रीगेट डिमांड मतलब ये सारे जितने भी गुड्स और सर्विस अपने इकोनॉमी बनते हैं, हम सब लोग मिलकर कितनी उनकी डिमांड करते हैं, मतलब कितना उन पर खर्चा करते हैं, ठीक है, खरीदने के लिए, तो उसको भी क्या बोला जाता है, एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। इसलिए इसको एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि हम सब लोग मिलकर कितना खर्चा कर रहे हैं। अब इसमें आता भैया इसके कंपोनेंट, मतलब डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है। तो जाहिर सी बात है भाई, तुम बस इतना देख लो कि यार हम सब लोग मिलकर कितनी डिमांड कर रहे हैं। हम सब लोग मतलब कौन कौन, ठीक। तो भैया सबसे पहले तो हम सब लोग मतलब भैया जितने भी अपन लोग आम आदमी लोग हैं, तो अपन लोग सब बेटा क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, ठीक है। अपन लोग को बोला जाता है बेटा प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अपने को डिनोट करा जाता है भैया सी से। क्लियर है। तो बेटा ये क्या बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड। जितने भी अपन हाउस होल्ड है, अपन कंज्यूमर लोग हैं, अपन लोग कितनी डिमांड करते हैं, उसको बेटा क्या बोला जाता है, हाउस होल्ड डिमांड बोला जाता है। देन इसका बेटा फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट डिमांड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें भी ये कौन होते हैं, वो सारे लोग जो क्या, वो कंपनियां जो क्या करती है, डिमांड करती है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। कौन से भी है, फिर से बोल रहा हूं, ऊपर क्या था बेटा, सी मतलब ये सारे कंज्यूमर, आई मतलब ये क्या, जितनी भी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए करती है, डिमांड करती है, ठीक है भाई। उन्होंने प्लांट वगैरह खरीदी, मशीन वगैरह खरीदी, तो वही काय के लिए खरीदा, ताकि और प्रोडक्शन कर सके। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्शन सेंटर जो होते हैं, प्रोडक्टिव यूनिट्स जो होती है, कंपनी जो होती है, वो जितनी डिमांड करते हैं उसको बोला जाता है भैया आई। देन इसका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो भैया देखो गवर्नमेंट भी क्या करती है, कई प्रकार के एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है भैया, रोड, डैम, ब्रिज वगैरह सब बना रही है, ठीक है। तो भैया ये सब क्या होता है भैया, गवर्नमेंट भी क्या करती है, बहुत सी चीजों की डिमांड करती है। अब देखो गवर्नमेंट कंजम्पशन के लिए भी डिमांड करती है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी क्या करती है, डिमांड करती है, ठीक। देन लास्ट बेटा नेट एक्सपोर्ट। अब देखो हमारे देश में जितने भी सामान बन रहे हैं, हो सकता है कोई ना कोई विदेश का इंसान भी तो हमसे क्या कर रहा हो, डिमांड कर रहा हो, मतलब एक्सपोर्ट, क्या भैया, एक्सपोर्ट। लेकिन यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब बेटा देखो, जैसे बाहर का लोग, बाहर के इंसान हमारे यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे लोग भी वहां पे क्या करते होंगे, डिमांड करते होंगे। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को हम क्या कर देंगे, माइनस, तो बेटा वो बन जाएगा नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। हम लोग कंज्यूमर लोग कंजम्पशन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, सी। जब कंपनियां करेंगी तो आई, गवर्नमेंट करेगी तो जी, और नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्स माइनस एम। क्लियर है। तो ये सब चार चीजों से मिलकर क्या बना बेटा, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट, ठीक। चलो अब अपन आते बेटा, लेकिन एग्रीगेट डिमांड दो सेक्टर में होते हैं, ठीक है। देखो वैसे तो इकोनॉमी के चार सेक्टर हैं, ये जो चारों अपन ने पढ़े थे ना, कंजम्पशन और ये सब, तो ये चार सेक्टर हैं, ठीक है। लेकिन 12th क्लास में बेटा तुमको सिर्फ दो ही सेक्टर के बारे में पढ़ना है, एक तो अपन लोग कंज्यूमर लोग, और एक तो इन्वेस्टमेंट। क्लियर है भैया, ठीक। क्योंकि जी और आई जो है, ठीक है, गवर्नमेंट और जो फॉरेन वाला जो सेक्टर है, उसको भी अपन लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 12th में। चलो देन इसके बाद एग्रीगेट डिमांड का डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो भैया सबसे पहली बात तो भैया एडी डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। जितनी इनकम होगी उस हिसाब से भी क्या करेंगे, हम लोग खर्चा करते हैं, ठीक। हम लोग हो या इकोनॉमी हो, वो उसी प्रकार से खर्चा करेगी। देन इसका जनरली देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। भैया इसलिए बोला जाता है इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जो एग्रीगेट डिमांड है, उसमें पॉजिटिव रिलेशन देखा जाता है। इनकम बढ़ती तो डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है, ठीक है। चलो आगे बोल रहे हैं, एज द लेवल ऑफ इनकम राइजेस एडी आल्सो राइजेस। अगर इनकम बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो एडी भी कम होगा। इसको भी आप लोग इस स्केड्यूल और डायग्राम से, ग्राफ से समझ सकते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। चलो तो सबसे पहले तो बेटा इन्होंने ग्राफ, वो स्केड्यूल बनाया है। स्केड्यूल में भी क्या, इनकम वगैरह अपन ने मन से ले ली है, ठीक है, 0 से लेके 100, 200, 300, 400 ये मन से ले लेना, ठीक। फिर भैया कंजम्पशन, ध्यान रखना इस टेबल को थोड़ा सा ढंग से देख लेना,
यही टेबल अपन बार बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भैया, कंजम्पशन अपन ने अपने मन से ले लिया कि भैया जब हमारी इनकम जीरो थी तो भी हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते ही। बेटा ध्यान रखना, कंजम्पशन भले इनकम आपकी जीरो है तो भी आप कंज्यूम करते हो। ठीक है भैया, भले आप लोन लेकर लो, चाहे भैया कोई भिखारी आदमी जो कुछ नहीं कमा रहा लेकिन फिर भी उसको भीख वगैरह में तो कुछ तो मिलेगा, तो ये चीज परमानेंट है, ध्यान रखना। भले इनकम जीरो लेकिन कंजम्पशन तो होता ही होता है। और अभी एक मिनट, इनकम जीरो थी, कंजम्पशन हमने माना 40 और इन्वेस्टमेंट बेटा हम मानते हैं कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट। असल में रियल लाइफ में कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या भैया कांस्टेंट। मतलब जो प्राइवेट वाले जो कंपनियां हैं वो सब लोग बेटा सिर्फ क्या कर रही हैं, 20 ही इन्वेस्टमेंट कर रही है, एक बार जो कर रहा है वही कांस्टेंट चल रहा है। ठीक, कंजम्पशन में बेटा क्या हुआ, पहले 40 था, फिर 80 बढ़ गया, और फिर बेटा 200, फिर 80 बढ़ गया, फिर 80 बढ़ गया, फिर 80 बढ़ गया, बार बार ये 80 बढ़ाते हैं ना। ठीक है, तो अपने आप ये कंजम्पशन का भी तुम्हारे को जाएगा काम खत्म। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको अपने को रटना पड़ेगा एक तरीके से। पहले 100 इनकम में बढ़ा दो, इसमें 80 कर दो। ठीक है, और ये कितना हो गया, 20 कांस्टेंट रहेगा। ठीक, और भैया एडी अब कैसे निकलेगा, तो एडी बेटा सी और आई से मिलके ही बनता है, याद है अपने पढ़ा था। वैसे तो 4 चीज से मिलके बनता है, लेकिन अपने को सिर्फ अभी 2 ही के बारे में पढ़ना है। तो सी और आई को, इन दोनों को प्लस करते हो क्या बनता है बेटा, एडी। क्या बनता है भैया, एडी। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो अब अपन आते हैं इन इसी का ये डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये डायग्राम भी एक बार आप देख लो, फिर अपन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। ये इधर पर बेटा अपन ने क्या दिखाई है, इनकम, और इधर पर अपन ने बेटा क्या दिखाया, एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? अब देखो, जब इनकम जीरो थी तब भी बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये इन्वेस्टमेंट क्या था भैया, ऊपर था। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा अपन ने क्या माना है, कांस्टेंट, तो बेटा ये हमेशा एक्स एक्सिस के क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा। ठीक, लेकिन अब अपन बात करते हैं कंजम्पशन वाली लाइन की। तो बेटा कंजम्पशन वाली लाइन देखो तुम जीरो है, लेकिन उसके बाद भी वो बेटा कहां से चालू हो रही है, बहुत ऊपर से चालू हो रही है। क्यों? इसका मतलब ये क्या भैया, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ये क्या भैया, बीच में ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर है? ठीक, क्यों? क्योंकि भैया जब इनकम जीरो होती है तो भी कुछ ना कुछ इंसान कंज्यूम करता ही है। ठीक, तो बेटा अब देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती आ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? ठीक, और फिर भैया एडी की लाइन आती है, और एडी की लाइन बेटा इनकम और कंजम्पशन, सॉरी इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, इन दोनों से मिलके बनी है। इसलिए बेटा ये बिल्कुल वाई एक्स, वो ये जो सी है, सी के बिल्कुल पैरेलल जा रही है। सी के बिल्कुल क्या जा रही है, पैरेलल। क्लियर है भैया? ठीक, और ध्यान रखना सी और ये एडी पैरेलल क्यों है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस जो है वो किस चीज का डिफरेंस है, आई का। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने क्या माना था, कांस्टेंट माना था, इसलिए बेटा ये सी और आई, वो सी और इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड की लाइन कैसे आ रही है, बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है। क्लियर है? क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस किस चीज का है, आई का। ठीक, अब इसी चीज को इन्होंने किस पे समझा दिया बेटा, आपको यहाँ पर नॉर्मल तरीके से समझा दिया है कि भैया एडी को हमने कैसे निकाला है, सी प्लस आई मान के हमने निकाला है। सेकंड बेटा पॉजिटिव रिलेशन है कंजम्पशन में, जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, जब इनकम कम होती है तो कंजम्पशन भी कम होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब इवन व्हेन द इनकम इज जीरो, जब इनकम जीरो होती है तो भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होता ही है। ठीक, देन इसका क्या बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। बेटा कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसे आ रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व मैंने आपको बता दिया, वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि भैया हमने इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट माना है। ठीक, क्यों? और आगे एक और क्या लिखा था, सेकंड कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ऐसा इट इज अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि हमने ऐसा माना ये इनकम के इंडिपेंडेंट है। बेटा फिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी, एडी कर्व कहां से चालू हो रहा था बेटा, जहां पे सी प्लस आई, बेटा इसको आई कर लेना, सी प्लस आई जो मिल रहे थे ना, वहां से बेटा वो पॉइंट चालू हो रहा था, और वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा था। एडी और जो ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है वहां से। ठीक है, भले इनकम जीरो थी तो भी बेटा वो 60 करोड़ था एडी। अब स्लोप ऑफ एडी, एडी कर्व क्या रहेगा, वो भी पॉजिटिव ऊपर की ओर जाता जाएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती आएगी एडी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका भी अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीगेट सप्लाई। अब सेम वही कॉन्सेप्ट जो अपन ने भी एग्रीगेट डिमांड पढ़ते टाइम अपनाया था। भाई इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक कंपनी एक चीज की कितनी सप्लाई कर रही है। फिर अपन ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट सप्लाई, मतलब सारी कंपनियां मिलकर एक चीज की कितनी सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो भैया सारी कंपनियां मिलकर, सब मिलकर कितने सामान की, सारे सामान की जितनी भी सप्लाई कर रहे हैं उन सबको क्या बोला था, एग्रीगेट सप्लाई। समझ में भैया? फिर से बोल रहा हूं, सारी फर्म वगैरह मिलकर, सब जो भी प्रोडक्शन यूनिट है वो सब मिलकर जितने भी सामान वो लोग बना रही है, रबर, कटर, पेंसिल वगैरह सब, ठीक है,
कोई बॉटल बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, सबकी सप्लाई कितनी हो रही है देश में, उसको भी ये क्या बोला था, एग्रीगेट सप्लाई बोला जाता है। ठीक है, क्या भैया, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस आर विलिंग टू सप्लाई नहीं इकोनॉमी, सारे लोग मिलकर कितने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना सामान बेचना चाहते हैं, उसको बेटा एग्रीगेट सप्लाई बोला जाता है। ठीक है, और इसीलिए बेटा एग्रीगेट सप्लाई को भी हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जैसे मान लो मैं पूरी, ये अपनी पूरी कंट्री है, इस पूरी कंट्री में अगर सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जितना सप्लाई करूंगा उतना ही तुम लोग खरीदोगे, और जितना तुम खरीदोगे उतनी ही मेरी इनकम होगी। तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को ही बेटा क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम भी बोला जाता है। ठीक है, और इसीलिए बेटा इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब एनएनपी भी बोला जाता है। ठीक है, एज एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। क्लियर है? क्योंकि ये नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो एग्रीगेट कॉस्ट कितनी लगी है सामान बनाने में उसको दर्शाता है। क्लियर है? ठीक, एनएनपी एफसी हो जाती है। अब इसके भी अपन बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, तो भाई सुनो, एग्रीगेट सप्लाई जो है उसी को अपन नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो मुझे बताओ, अपन लोग जितना भी इनकम कमाते हैं, अपन लोग जितनी भी इनकम कमाते हैं, या तो उसको अपन खाते हैं या तो अपन उसको बचाते हैं। समझ नहीं बात? फिर से बोल रहा हूँ, एग्रीगेट सप्लाई को ही हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, और इनकम को हम क्या करते हैं, या तो खाते हैं या तो बचाते हैं। तो इसलिए बेटा एग्रीगेट सप्लाई जो है, एग्रीगेट सप्लाई, उसके बेटा सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, सी और एस, सी और एस। और ऐसा क्यों है मैंने बताया ना भाई, एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, वाई, वाई मतलब इनकम। तो एएस इनकम के बराबर होता है, और इनकम बेटा किसके बराबर होती है, जितना हम खाते हैं और जितना हम बचाते हैं। इसलिए एएस के कंपोनेंट क्या है, सी और एस, सी और एस, बस। क्लियर भैया? चल अब इसी को भी हम डायग्राम पर देख लेते हैं, खड़ाक से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये वो लोग क्या बोल रहे हैं, चल द एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड नेशनल इनकम कर्व को इंक्लाइन ईच अदर। नेशनल इनकम और नेशनल इनकम का और एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो एक ही रहेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, द नेचर ऑफ नेशनल इनकम और एएस कर्व कैन बी मेड क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप ये डायग्राम से समझ सकते हो। सबसे पहले तो सेम वही चीज, इनकम अपन ने ले ली, 0 से चालू करो और 100 बढ़ाते गए। फिर बेटा कंजम्पशन हमने 40 से ली और 80 बढ़ाते गए। फिर इसका भैया सेविंग। अब सेविंग क्या होगा भैया, तो तुम देखो इनकम ये जो थी वाई कैसे निकल रहा था, सी और एस को क्या करके प्लस करके। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये बन जाएगा। समझ में बात? वाई इक्वल टू, ठीक है, यहां पर क्या था बेटा, वाई इक्वल टू सी प्लस एस था। ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू सी प्लस एस था, अगर मुझको ये निकालना है, तो भाई ये c को मैं इधर ले आऊं। ठीक है, तो 0 में से 40 गए तो माइनस का 40, 100 में से 120 इधर जाएंगे तो माइनस में, तो ये माइनस का 20 आएगा। 200 ये इधर 200 आएगा तो ये माइनस कितना होगा, 0। 300 में से ये 280 इधर आएगा तो कितना आएगा, 20। तो समझ में भैया एस कैसे निकला, इसको इधर भेजते आओ, अपने आप भैया एस निकलता जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं, एएस कैसे निकलेगा। ये एएस कैसे निकलेगा, तो भैया एएस कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करते हो, अपने आप बेटा एएस निकलता जाएगा। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हो भैया, प्लस करते हो। किन दोनों को बेटा, सी और एस को। यही तो पढ़ा था अपन ने, उन दोनों, इसका कंपोनेंट क्या होता है, सी और एस। तो इन दोनों को प्लस करते हो, ये निकलता जाएगा 40 प्लस का और 40 माइनस का, प्लस कर दो तो कितना आ गया, 0। 120 प्लस का और 20 माइनस का तो कितना आएगा, 100। इन दोनों को प्लस करा तो 200, इन दोनों को प्लस करा तो 300। क्लियर है भैया? अब इसी को भी अपन किस पे दिखा देंगे, ग्राफ पर। तो ग्राफ पे बेटा ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है। ये देखो इनकम और ये सेविंग जो है वो बिल्कुल पैरेलल चल रही है। ठीक है, मतलब बिल्कुल बराबर चल रही है। मतलब जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी ही क्या बढ़ेगी, ये एग्रीगेट सप्लाई वगैरह जो रहेगी ना वो बढ़ेगी। तो इसके कारण बेटा क्या होगा, ये जो एएस का जो कर्व है वो बेटा बिल्कुल क्या रहेगा, 45 डिग्री पर रहेगा। किस पर रहेगा भैया, 45 डिग्री पर रहेगा। क्लियर है? क्योंकि जितनी इनकम बढ़ती जा रही है और उतनी ही भैया क्या बढ़ती आ रही है, सप्लाई बढ़ती आ रही है। तो दोनों तरफ क्या रहेगा भैया, बराबर। ये जहां जहां पर भी पॉइंट मिलेंगे वो सारे पॉइंट किसको दर्शाएंगे, इक्विलिब्रियम को। किसको दर्शाएंगे, इक्विलिब्रियम को। तो अब देखो इनकम इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, इनकम को हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया है, और कंजम्पशन और सेविंग को हमने किस पे दिखाया, वाई एक्सिस पर। एक हमको 45 डिग्री लाइन, हमको एक बेटा 45 डिग्री लाइन खींचनी है जो रिप्रेजेंट करेगी एग्रीगेट सप्लाई को। ठीक है, ऐसा क्यों, हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। आप ओरिजिन से एक लाइन खींच दो 45 डिग्री पर। ठीक है, बस आगे क्या बोल रहे हैं, दिस लाइन इज ड्रॉन बाय मेकिंग द सेम स्केल ऑन बोथ द एक्सेस। भैया दोनों एक्सेस पर हमको सेम स्केल लेना है। सेम स्केल मतलब जैसे 10 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी है, तो 1 सेंटीमीटर को हमने 100 लिया, तो यहां पर भी 1 सेंटीमीटर पे हमने 100 लिया है। तो स्केल बराबर होने चाहिए, वो जो गैप होना है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहे हैं एट एवरी पॉइंट दिस 45 लाइन डिग्री, हर 45 लाइन, ये जहां पर देखो ये 100 और ये 100 ये यहां पर मिलेगा।
ठीक है, फिर 200 और 200 यहाँ पर मिलेगा। तो जहां पर भी ये पॉइंट मिलेंगे वहां पर इनकम हमेशा कंजम्पशन की क्या रह रही है, कंजम्पशन और सेविंग के बराबर रह रही है। ठीक, आगे वो लोग बोल रहे हैं एएस भी है 45 डिग्री भी है, क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, कि एएस कर 45 डिग्री क्यों रहता है, तो बेटा इन एग्रीगेट सप्लाई एनालिसिस द 45 डिग्री रिप्रेजेंट अ स्टेट वेयर, ये 45 डिग्री का वो स्टेट है, वो सिचुएशन है जहां पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो एग्रीगेट इनकम मतलब सप्लाई जिसको नेशनल इनकम बोला जाता है वो उसके बराबर होते हैं। सीधी बात है, ये 45 डिग्री ये बता रहे हैं कि भी यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो दोनों बराबर क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी मैंने आप लोग को बताया था ये क्रूशियल है बिकॉज इट हेल्प टू डिटरमाइन इन इक्विलिब्रियम। ये सारे पॉइंट जहां जहां पर भी बेटा मिलेंगे ना वो सारे पॉइंट भी क्या है, जैसे 100 और 100 ये मिल रहा है, ये यहाँ पे 200 और 200 यहाँ पे मिलेगा ये, तो ये सारे पॉइंट क्या दिखा रहे हैं, इक्विलिब्रियम। क्या दिखा रहे हैं भैया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि भैया हम उतना ही भाई जाहिर सी बात है हम उतना ही जितना कमा रहे हैं उतने भी हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। क्लियर है, ठीक है, उतनी ही एग्रीगेट डिमांड होगी। और ये किसने बोला था, कीन्स ने ऐसा बोला था कि भी आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपका बराबर ही रहेगा। ठीक है, चलो अब अपन आते भैया नेक्स्ट। अब भैया क्या लिखा है, कंजम्पशन फंक्शन, जिसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोला जाता है। ठीक है, तो बस इसका कुछ नहीं भैया, इसका बस मीनिंग ध्यान रखना तुम लोग। क्या भैया, कंजम्पशन फंक्शन मतलब इनकम और कंजम्पशन के बीच में जब रिलेशनशिप दिखाया जाएगा एक इक्वेशन के तौर पे, ठीक है, इक्वेशन बनाई दी जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशनशिप शो करती है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको भी ये क्या बोला जाता है, कंजम्पशन फंक्शन बोला जाता है। एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा रिलेशनशिप जो किसके बीच में संबंध बताता है, इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उसको भी क्या बोला जाता है, कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है, कि हम कितना कंज्यूम करने की क्षमता रखते हैं, प्रोपेंसिटी। ठीक है, चलो तो बेटा क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इनकम व्हिच इज स्पेंट ऑन द क्या परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पहले तो उन्होंने कंजम्पशन बताया, कंजम्पशन क्या होता है, जो भी इनकम का वो पार्ट जो हम खर्चा करते हैं, ठीक है, कंज्यूम करने पे क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। आगे बोल रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन और इनकम, नेशनल इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसको भी कंजम्पशन फंक्शन बोला जाता है। और इसमें बेटा जनरली कैसा रिलेशन होता है भैया, पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्यों, क्योंकि इनकम जैसी नेशनल इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, नेशनल इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगा। ठीक है, और कीन्स ने इसको बेटा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बोला है। अब यहाँ पर बेटा क्या होता है, ये देखो ये उसकी इक्वेशन है भैया, C इक्वल टू फंक्शन और ब्रैकेट में इनकम। यहाँ पर C मतलब कंजम्पशन है, Y मतलब नेशनल इनकम और F मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप है। इसको और हम क्या बोल सकते हैं, C इक्वल टू A प्लस बी वाई। यहाँ पर C कंजम्पशन है, A फिक्स्ड कंजम्पशन है, B मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और Y मतलब नेशनल लेवल ऑफ इनकम है। ठीक, अब इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो बेटा सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक बेटा क्या है, इट रिप्रेजेंट एक्चुअल कंजम्पशन। बेटा कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है, एक्चुअल कितना कंज्यूम हो रहा है वो बताता है। फिर इसका भैया इट में रिलेटेड टू इंडिविजुअल, ये कंजम्पशन एक इंसान का भी हो सकता है, सोसाइटी का भी हो सकता है। इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड, ये भी शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं पुअर लोगों की बेटा प्रोपेंसिटी, खर्च करने की क्षमता ज्यादा होती है और अमीरों की कम होती है। ठीक है, ऐसा क्यों, ये मत समझना कि यार उनके पास पैसा ज्यादा रहता है, रिच वालों के पास, भाई उनके पास पैसा ज्यादा रहता है उसके बाद भी वो खर्चा कम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास पहले से वो चीजें हैं। फिर इसका डायलॉग क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, कंजम्पशन और इनकम में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मैंने अभी आपको बताया बेटा कंजम्पशन भले इनकम जीरो होगी तो भी कुछ ना कुछ तो होगा। फिर बेटा हायर प्रोपेंसिटी कंज्यूम जनरेट, अगर ज्यादा प्रोपेंसिटी आ रही है अपने देश में तो ये इसका मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगा और ज्यादा इनकम बढ़ेगी। अब बेटा ऐसे कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर बेटा प्रोपेंसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या कभी कम कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट भैया मनी इनकम, अगर तुम लोग की इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर देश की इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशनल इनकम, अगर अमीर लोग के हाथ में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगी तो कम कंजम्पशन होगा, प्रोपेंसिटी कम होगी, और अगर गरीबों के हाथ में आएगी तो ज्यादा खर्चा होगा। बेटा फिस्कल पॉलिसी, अगर सरकार टैक्स वगैरह ज्यादा लगा देगी, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह, तो प्रोपेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर कम लगाएगी तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, चलो देन इसका बेटा फिर क्या, अब आते हैं देन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर भैया भविष्य के बारे में तुमको पता चल गया भविष्य में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो अभी की प्रोपेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर भविष्य में प्राइस कम होने वाले तो अभी की प्रोपेंसिटी कम हो जाएगी। देन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो अपन लोग लोन लेते हैं उसका ब्याज, या अपन बैंक में जो पैसा डालते हैं उस पर जो सेविंग पे जो ब्याज मिलता है, वो दोनों ही अगर रेट बढ़ गए, वो दोनों ही रेट अगर बढ़ गए तो प्रोपेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो दोनों ही रेट कम हो गए, ठीक है भाई, तुमको जब ब्याज वगैरह मिल ही नहीं रहा है जो पैसा रख रहे हो उसमें, तो भैया तुम खर्चा करोगे। ठीक है, तो प्रोपेंसिटी बढ़ जाएगी। अब बेटा इस कंजम्पशन फंक्शन को डायग्राम के द्वारा उन्होंने समझाया है, तो सेम अब देखो मैंने बोला था ना वो डब्बा बहुत काम का है, तुमने इनकम ले ली 0 और 100 बढ़ाते गए, कंजम्पशन में 40 लिया था और 80
बढ़ाते गए। क्लियर है, ये अपने को याद रखना है। अब इसको भैया तुमको दिखा दू, यहाँ पर मन इनकम दिखा दी, यहाँ पर अपन ने क्या दिखा दिया, कंजम्पशन। ठीक है, अब देखो इसमें भैया पहले तो एएस क्या हो गया भैया, वाई क्या हो गई, एएस मतलब वाई, वाई भैया मतलब क्या 45 डिग्री बना दी, वाई क्या बना दी भैया 45 डिग्री बना दिया। अब भैया सी जो है, सी बेटा वो यहां से चालू हो रहा है पहली बात तो, क्योंकि जब जीरो थी तब भी सी कुछ ना कुछ तो था, और इसको बेटा अपन ऐसे 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 लेकर जाएंगे। जब तुम इसको रियल लाइफ में बनाओगे, रियलिटी में बनाओगे, जीरो यहाँ पे क्या बोलते 40 50 80 जो भी आपको एग्जाम्पल वो लेना है स्केल, वो स्केल ले लेना आप। ठीक है, 50-50 का स्केल ले सकते हो, इधर पर भी कुछ ले सकते हो। तो अपने आप जब आप बनाओगे तो सेविंग वो ये तो वाई तो ऐसे चला जाएगा, क्योंकि वाई मतलब एएस, और एएस हमेशा 45 डिग्री रहता है। सी तुम्हारा ऐसे जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, इनकम और कंजम्पशन, बेटा उस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान रखना, इनकम और कंजम्पशन जहां पर मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्या भैया, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, अब इससे हम समझ क्या रहे हैं, तो भैया इससे हम क्या समझ रहे हैं वही मैं बता देता हूँ खटाक से। सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, बेटा कंजम्पशन कर्व थोड़ा सा ऊपर से चालू हो रहा है, पहली बात। दूसरा पॉइंट बेटा हो रहा है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, बेटा कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव स्लोप है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन कर्व भी तुम देखो भैया बढ़ते जा रहा है, इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है, तो वो होता है पॉजिटिव। देन इसका इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, जब 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 इनकम, ये इनकम वाली लाइन है, जब इनकम नीचे है और कंजम्पशन ज्यादा है तो बेटा उसको बोला जाता है डिस सेविंग। क्या बोला जाता है, डिस सेविंग। और जब इनकम बढ़ गई और कंजम्पशन कम हो गया तो उसको बेटा बोला जाता है सेविंग। क्लियर है, बस यही चीज उसमें लिखी हुई है। ठीक, देन इसका डबल क्या बोल रहे हैं, जहां पर ये दोनों टकराते उस पॉइंट को बेटा क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। ठीक, बस इतना था भैया। और इस ब्रेक इवन पॉइंट पर बेटा सेविंग क्या होती है, जीरो, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं। जब इनकम ज्यादा हो जाएगी तो उसमें पॉजिटिव सेविंग आने लग जाएगी, वो मैंने पहले ही बता दिया तुमको। अब बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको एपीसी बोला जाता है, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको एमपीसी बोला जाता है। अब भैया एपीसी क्या होता है, तो सीधी बात है, बस फॉर्मूला याद कर लो, अपने आप बात खत्म। फॉर्मूला याद कर लो, सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई, मतलब जब व्हेन वी डिवाइड, कभी हम जब कंजम्पशन को एक्स वो इनकम से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो जो क्वोटिएंट निकल कर आएगा उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, एपीसी बोलेंगे। अब इसको डायग्राम के द्वारा हम समझा देते हैं, तो सेम वही वो डब्बा बहुत काम आएगा बेटा तुम्हारे। देखो क्या बोल रहे भैया, 0 10 100 बढ़ाते गए। अब भी अपने को कंजम्पशन लेना था तो कंजम्पशन 40 और फिर 80 बढ़ाते गए। अब एक मिनट, अपने को एपीसी निकालना है, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या था, ऊपर सी नीचे वाई, तो सी अपॉन वाई, तो 40 अपॉन 0, तो ये तो 0 आता, कुछ नहीं आता ये। ठीक है, 120 अपॉन 10 वो 100, तो कितना आ गया बेटा 1.20, 200 अपॉन 200 1 आ गया, 280 अपॉन 300 भैया 0.9193 आ गया, इसका अपन ये करा तो 0.90 आ गया। अब एक मिनट, अब इसको भी अपन ने डायग्राम पर शो कर दिया। ठीक है, इसको भी अपन ने क्या कर दिया, डायग्राम पर शो कर दिया। यहाँ पर इनकम, यहाँ पे भी क्या कंजम्पशन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है भैया ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भैया सी है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, इनकम है। और ये जो पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, इसको भी अपन एपीसी बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि सी को अपन ने बाय से क्या करा, डिवाइड करा। मतलब सीधे आते हर पॉइंट पे जहां जहां अपन डिवाइड कर रहे हैं तो वहां से कुछ पॉइंट निकल कर आएंगे, तो उसको भी अपन क्या बोल रहे हैं, एपीसी। ठीक है, अब एक मिनट जरा देखो, यहाँ पर अपन समझाते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं भैया, सबसे पहले तो एपीसी इज मोर देन 1, अगर एपीसी 1 से बड़ा है, ठीक है, एज लॉन्ग एज द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट एसी बड़ा रहेगा 1 से, एज कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। भाई ब्रेक इवन से पहले एसी 1 से क्या रहेगा, बड़ा। ब्रेक इवन पॉइंट से क्या भैया, ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट था ना, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर एपीसी क्या रहेगा भैया, 1 से ऊपर रहेगा। और जैसे ही भैया एपीसी इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब बेटा वो ब्रेक इवन वाली पॉइंट है, वो क्या भैया, ये ब्रेक इवन वाली पॉइंट है। ठीक है, अगर 1 हो गया तो। सेकंड बेटा क्या लिखा है, एपीसी अगर 1 से कम हो गया तो इसका मतलब बेटा क्या हो रहा है, बेटा बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन लेस हो जाएगा। जब ब्रेक इवन पॉइंट से आगे निकल जाएगा कंजम्पशन, तो बेटा कंजम्पशन क्या जाता है, कम हो जाता है और इनकम बढ़ने लग जाती है। क्लियर है। अब इसका बेटा कर रहे हैं एपीसी फॉल विद द इंक्रीजिंग इन इनकम। बेटा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी गिरता जाएगा। ये देखो इनकम बढ़ती आ रही है, एपीसी भी क्या होता है, गिरता जा रहा है। ठीक, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, लेकिन हाँ एपीसी कभी भी जीरो नहीं होने वाला। ठीक है, क्लियर भाई। अपन ने सी को वाई से डिवाइड कर दिया, तो ये जो पॉइंट आ रहा है डॉट, उसको भी अपन एपीसी बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं आगे नेक्स्ट वाले खड़ा खड़े रहा। अब बेटा एमपीसी, क्या भैया एमपीसी, तो भैया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है। तो देखो एक मिनट, इसमें भी सी अपॉन वाई करना है, लेकिन कितना सी चेंज हो रहा है और कितनी इनकम चेंज हो रही है उसको डिवाइड करना है। फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बस उसके आगे डेल्टा लग जाएगा। डेल्टा मतलब ये कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ अपॉन इनकम में कितना चेंज हुआ। व्हेन वी डिवाइड चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम इज कॉल्ड एमपीसी। क्लियर है। तो ये बेटा फॉर्मूला उसका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा
वाई। अब इसको डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करना है तो क्या करेंगे भैया, ये देखो इनकम ले ली 0 10 100 बढ़ाते गए, यहाँ पे कंजम्पशन ले लिए 40 और 80 बढ़ाते गए। अब भैया चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, तो देखो पहले वाला तो 40 में से किसको माइनस करूं, किसी को नहीं, तो भैया डैश, ठीक है। 120 में से 40 गए तो कितना 80, 200 में से ये गए तो 80, इसमें से ये गया तो 80, इसमें से ये गया तो 80। अब इनकम में कितना चेंज हुआ, तो भैया इसमें से पहले तो 0 में से कुछ ऊपर कुछ है ही नहीं, तो क्या माइनस करूंगा, कुछ नहीं। 100 में से 0 गए 100, 200 में से 100 गए 100, 300 में से 200 गए 100, मतलब ऐसे ऐसे माइनस करते हो अपने आप बेटा डेल्टा निकलता जाता है, ठीक। अब बेटा एमपीसी कैसे निकलेगा, तो सी अपॉन वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये नहीं तो ये भी कुछ नहीं। 80 अपॉन 100 मतलब 0.8, 80 अपॉन 100 मतलब 0.8, मतलब बार बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये देखो पहले इनकम ये थी, अब इनकम ये है, पहले ये कंजम्पशन इतना था, अब इनकम वो आप कंजम्पशन इतना है, तो ये जो चेंज आया है इसको बोलेंगे बेटा डेल्टा वाई, और ये जो चेंज आया है इसको बेटा बोलेंगे डेल्टा सी। अब जब भैया अपन ने डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करा, तो ये यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है, ये देखो ये डॉट 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 वाली लाइन मतलब चेंज हुआ, और ये भी डॉट 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 लाइन मतलब ये भी चेंज हुआ, तो ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहा है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, एमपीसी बोलते हैं, ठीक। चलो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो बेटा वैल्यू ऑफ एमपीसी वेराई बिटवीन, बेटा एमपीसी 0 से 1 के बीच में ही रहता है हमेशा, ठीक। आगे क्या बोल रहे हैं, वी नो इंक्रीमेंटल इनकम इज आइदर स्पेंट ऑन कंजम्पशन और सेव। जो इनकम बढ़ती है ना, जो इनकम बढ़ती है, देखो चेंज इनकम में कितना चेंज हुआ, तो इनकम मतलब जो भी बढ़ती है, तो वो जो बढ़ी हुई इनकम है उसको या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं या तो हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, इसलिए बेटा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहता है। देन इसका इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अब ये बहुत ध्यान से सुनना, अगर मतलब मान लो जो हमारी इनकम बढ़ी, उस पूरी इनकम को हमने किस पे खर्च कर दिया, कंजम्पशन पे, किस पे भैया, कंजम्पशन पे, तो बेटा एएस क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, एएस क्या हो जाएगा भैया 0, लेकिन कब, देन एमपीसी क्या हो जाएगा भैया 1, और एमपीसी भी क्या हो जाएगा उस वक्त 1 हो जाएगा, ठीक है। देन इसका भैया जब हाउएवर इफ कंजम्पशन क्या भैया, अगर हमने भैया कंजम्पशन क्या कर लिया भैया, क्या कर लिया भैया अपन ने, एडिशनल इनकम पूरी जो हमारी इनकम बढ़ी, अगर वो सेव कर ली, क्या कर ली भैया, सेव कर ली, तो बेटा एसी क्या हो जाएगा 0, ऑटोनोमस कंजम्पशन वगैरह वो क्या हो जाएगा बेटा अपना 0, और भैया एमपीसी अपना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बेटा इसके मतलब बेटा नॉर्मल सिचुएशन में एमपीसी 0 से 1 के बीच में ही रहता है। अब इसका लोग क्या बोल रहे हैं, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच, अगर जो एमपीसी रिच लोगों का जो एमपीसी वो ज्यादा रहता है, गरीबों के सॉरी पुअर लोगों का ज्यादा रहता है और गरीबों का वो रईसों का कम रहता है। फिर इसका एमपीसी फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी बेटा एमपीसी गिरता जाएगा। देन इसका अब एपीसी और एमपीसी में डिफरेंस खड़ा खड़े से जल्दी से करते हैं, इसका मीनिंग अपन पहले ही दोनों का कर चुके हैं, ठीक। देन इसका अपन आते हैं, इसके क्या भैया, वैल्यू मोर देन 1 से ज्यादा जब वैल्यू रहेगी तो क्या होगा बेटा, एपीसी कैन बी मोर देन 1, एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। कब बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, लेकिन एमपीसी बेटा 0 से 1 के बीच में ही रहता है बेटा। क्या रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, जब इनकम चेंज होगी तो क्या होगा, व्हेन द इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स, जब इनकम बढ़ती तो एपीसी गिरता है, ठीक है, लेकिन एमपीसी से कम, और जब इनकम बढ़ती तो एमपीसी भी गिरता है लेकिन एपीसी से ज्यादा तेजी से गिरता है, ठीक बेटा। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अपन पहले ही। अब बेटा सेविंग फंक्शन क्या होता है, तो जैसे अपन ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था वैसे ही सेविंग फंक्शन है। सेविंग और इनकम के बीच में जब अपन रिलेशनशिप बताते हैं किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा, तो उसको भी सेविंग फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये पहले तो सेविंग बता दी, सेविंग मतलब क्या होता है भैया, इनकम का वो पार्ट जो हम बचाते हैं, जो खर्चा नहीं करते प्रेजेंट की कंजम्पशन पर, नीड पर, ठीक। तो आगे बोल रहे हैं भैया वो क्या, सेविंग फंक्शन क्या होता है, तो भैया सेविंग फंक्शन मतलब सेविंग और इनकम में रिलेशनशिप जो बताता है उसको बोलते हैं। फॉर्मूला क्या भैया, एस इक्वल टू एफ मतलब फंक्शन और वाई, यहाँ पे एस मतलब सेविंग है, वाई मतलब इनकम है, और एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप है। सेविंग फंक्शन को ही बेटा हम प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब बेटा अपन बात कर रहे हैं सेविंग को कौन कौन सी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी बातें अफेक्ट करती हैं यार, कभी ज्यादा सेव करते कभी कम, कैसे हो रहे, इनकम ज्यादा इनकम तो ज्यादा सेव, कम इनकम तो कम सेव। फिर बेटा विल टू सेव, अगर आपकी इच्छा बचाने की तो ज्यादा बचाओगे, नहीं इच्छा तो नहीं बचाओगे। फॉर साइटेडनेस, अगर तुम दूरदर्शी हो, भविष्य के बारे में सोचते हो तो भैया तुम पैसा बचाओगे, और भविष्य के बारे में नहीं सोचते हो तो पैसा नहीं बचाओगे। बेटा क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ पर्सन, अगर इंसान माइजर नेचर का, कंजूस नेचर का तो ज्यादा बचाएगा, एक्स्ट्रा विजेंट है तो भैया नहीं बचाएगा। फिर लस्ट फॉर पावर, अगर आपको पावर की इच्छा है, ताकत चाहते हो तुम, तो ताकत के लिए भैया पैसा चाहिए तो पैसा बचाओगे, नहीं चाहिए ताकत तो नहीं बचाओगे। लस्ट फॉर स्टेटस, आपको अगर समाज में रुतबा चाहिए, औकात चाहिए तो भी आप पैसा बचाओगे, नहीं तो नहीं बचाओगे। लस्ट फॉर प्रेस्टेज, सेम वही चीज, अगर प्रेस्टेज आपको चाहिए
मान सम्मान मिले, तो रिच लोग बेटा इसलिए ज्यादा पैसा बचाते हैं अधिकतर। फिर बेटा अब भैया अपन बात करते हैं इसको सेविंग फंक्शन को डायग्राम के द्वारा समझाने की। तो पहले तो अपन ने इनकम ले ली, 0 100 बढ़ाते गए, फिर ये कंजम्पशन 40 लिया, 80 बढ़ाते गए, फिर इसका भैया सेविंग अब कैसे निकलेगी, तो इसमें ये जो इनकम है उसमें से ये कंजम्पशन को माइनस करते आओ, 0 में से 40 गए -40, 100 में से 120 गए -20, 200 में से 200 गए 0, तो 300 में से 1, 280 गए 20। क्लियर है भैया? ठीक। अब इसको भी अपन किस पर दिखा देंगे, ग्राफ पर। तो ग्राफ पर वो लोग क्या बोल रहे भैया, स्टार्टिंग पॉइंट सेविंग कर्व हमने कहां से स्टार्ट करा, वाई एक्सिस पे। वो देखो यार भाई, ये उन्होंने डायग्राम बता दिया भैया, ये इधर वाई एक्स एक्सिस पे इनकम दे दी, वाई एक्सिस पर हमने सेविंग दे दिया। जो सेविंग कर्व है बेटा वो वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड से चालू हो रहा है, वो ये बोल रहे हैं। ठीक है, जो ये सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर चालू हो रहा है लेकिन एस पॉइंट से। एस पॉइंट मतलब ये यहां से। ठीक है, ये क्या बता रहे बेटा, देयर इज अ नेगेटिव सेविंग। यहाँ पर बेटा क्या नेगेटिव सेविंग है। क्लियर? क्यों? क्योंकि बेटा इनकम जो थी उसके भी नीचे है भैया हमारी क्या, सेविंग। ठीक है, हम उस वक्त कंज्यूम कर रहे हैं, और ये किसके कारण हो रहा है, क्योंकि बेटा ये क्या बोल रहे हैं, इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। हम क्या कर रहे हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन कर रहे हैं। जब इनकम 0 है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण बेटा ये क्या हो रहा है, ये जो सेविंग कर्व है बेटा वो नीचे से चालू हो रहा है। भाई ये देखो, यहाँ पर 0 रहता है, ऊपर प्लस में संख्या रहती है, नीचे माइनस में संख्या रहती है। ठीक। अब बेटा स्लोप ऑफ सेविंग कर्व का बेटा पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती आ रही है बेटा, देखो सेविंग नीचे से उसको काटते हुए ऊपर निकलते आ रहा है। ठीक। आगे बेटा लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। बेटा ब्रेक इवन पॉइंट कहां रहेगा, मतलब एस इक्वल टू 0 कब रहेगा। ठीक। जब भैया इनकम और सेविंग एक दूसरे को किसी 0 पॉइंट पे काटेंगे, आर पॉइंट पे काट रहे हैं, तो वहां पर बेटा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेविंग क्या है, बिल्कुल 0 है। बेटा पॉजिटिव सेविंग क्या होती है, जब जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर निकल जाएगा, तो ये बेटा पॉजिटिव सेविंग आ गई। क्लियर है? चल अब बेटा प्रोपेंसिटी टू सेव भी बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एपीएस और एमपीएस। तो भैया एपीएस और एमपीएस, इसको भैया सबसे पहले तो एपीएस, सेविंग और इनकम को जब हम डिवाइड कर देंगे, सेविंग को हम डिवाइड कर देंगे इनकम से, तो बेटा वो क्या बन जाएगा, एपीएस। क्या बन जाएगा, एपीएस। ठीक है, फॉर्मूला लिख देना, वही मीनिंग है, वही फॉर्मूला है। ठीक है, जब हम एस को वाई से डिवाइड कर देते हैं तो एपीएस बन जाता है। अब एपीएस को बेटा डायग्राम के द्वारा समझाना है, तो पहले तो इनकम ले लो, 0 100 100 बढ़ाते गए, फिर भैया सेविंग ले ली, तो सेविंग याद है, कंजम्पशन अपन ने लिया था, तो उसके कारण ये अपने आप तुमको याद ही जाएगा, -40 -20 0 20 40। ठीक है, अब एक मिनट, एस अपॉन वाई करते आओ। ठीक है, अगर तुमको ये याद नहीं आ रहा है सेविंग, तो पहले कंजम्पशन ले लेना, फिर सेविंग निकाल लेना। ठीक। तो ये अपॉन ये करा तो ये तो डैश आ गया, -20 अपॉन 100 करा तो -0.20, ये अपॉन 0 करा तो 0, ये अपॉन ये करा तो 0.067, ये अपॉन ये करा तो 0.10, तो ये अपना एपीसी निकल गया। अब इसको बेटा इन्होंने डायग्राम पर बता दिया। ठीक है, तो डायग्राम पर भी क्या बताया, पहले तो ये सेविंग का उन्होंने ये कर्व बना दिया, ये इधर अपन ने इनकम ले ली, इधर अपन ने क्या ले लिया भैया, सेविंग, और ये सेविंग वाई एक्सिस से नीचे से चालू हो रहा है। अब ये जो पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट अपन दिखा सकते हैं, ये एस है और ये भी क्या है, वाई है। इतना सेविंग था, इतना इनकम था, इस पॉइंट पर भी अपन क्या हो रहा है, एपीसी एपीएस निकल रहा है। ठीक है, एस को जो अपन ने वाई से कर दिया, डिवाइड कर दिया, किसी भी पॉइंट को आप दिखा सकते हो, क्योंकि हर पॉइंट पर भी अब कोई कहीं ना कहीं मिलेंगे वो लोग। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, एपीसी कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। भैया एपीएस जो रहेगा वो बेटा कैन नेवर बी, वो 1 और क्या मोर देन 1, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू मोर देन नेशनल इनकम, क्योंकि भैया सेविंग कभी भी नेशनल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। बेटा एपीएस कैन बी 0 इन टेबल। भैया एपीएस क्या है भैया, 0 है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे बेटा, एपीएस इक्वल टू 0 है, सेविंग आर क्या, सेविंग आर 0 एट क्या, इनकम लेवल ऑफ 200 करोड़। जब भैया इनकम 200 करोड़ थी तब बेटा सेविंग क्या थी भैया, ये 0 थी। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, इसी को भी हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। एपीसी कैन बी नेगेटिव, भैया एपीसी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, और लेस देन 1, और 1 से कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया एट द इनकम लेवल विच आर लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट, वो इनकम जो ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे, वहां पर भी क्या हो जाता है, 1 से नीचे हो जाता है। एपीएस राइजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीएस बेटा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, कंजम्पशन कम होता था, याद हो तो। चलो अब बेटा अपन बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखो सेम फॉर्मूला है, ऊपर एस नीचे वाई, लेकिन एस के आगे डेल्टा है, मतलब सेविंग में कितना चेंज हुआ और अपॉन इनकम में कितना चेंज हुआ। व्हेन वी डिवाइड चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, देन वी ड्राइव क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। चलो अब इसके भी डायग्राम वगैरह के साथ समझाना है, का बोला होगा उन लोगों ने, तो भैया डायग्राम में कैसे समझाएंगे अपन। तो सबसे पहले तो 0 100 100 100 बढ़ाते गए, सेविंग ये क्या आ गई,
-40 -20 0 20 40। अब भैया सेविंग में कितना चेंज हुआ, तो ऊपर इसमें किसको माइनस करूं, तो ये तो डैश आ गया, -40 में से माइनस ये गए तो भैया कितना आ गया 20 आ गया। फिर भी ये हो गया 0 में से 20 गया तो 20 आ गया, इसमें से ये माइनस कर तो 20 आ गया, इसमें से माइनस कर तो ये 20 आ गया। ठीक, मतलब बार बार डेल्टा एस कितना आ रहा है 20 आ रहा है। इनकम बेटा कितनी आ रही है, चेंज कर लो भैया, बार बार 100 आएगा, तो बेटा ये कितना आएगा 0.20 आ रहा है। अब भैया इसको अपन ने क्या करा, पहले इनकम ये थी अब इनकम ये है, तो ये डेल्टा वाई हो गया। पहले सेविंग ये थी अब सेविंग ये है, तो ये डेल्टा क्या हो गया भैया एस हो गया। अब डेल्टा वाई और डेल्टा एस को यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं, तो इसी पॉइंट को भी अपन क्या बोलेंगे एमपीएस। क्या बोलेंगे भैया एमपीएस। ठीक, अब इसका देख लो भैया, एमपीएस हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा, एमपीसी भी 0 से 1 के बीच में रहता था। इफ द इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर पूरी इनकम हम सेव कर लेंगे, पूरी इनकम हम क्या कर लेंगे सेव कर लेंगे, जो भी इनकम बढ़ी, ठीक है, उसको अगर हम सेव कर लेंगे तो बेटा क्या होगा, एसी क्या हो जाएगा 0, जाहिर सी बात है जो ऑटोनोमस कंजम्पशन को वो 0 हो जाएगा। देन एमपीएस क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा, और एमपीएस क्या रहेगा भैया 1 रहेगा। लेकिन हाउएवर इफ द इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, अगर सारी इनकम हम जो बढ़ गई, इनकम जो बड़ी थी ना, जो इनकम ये बड़ी थी बस उसकी बात कर रहे हैं, अगर उसको हम कंज्यूम कर लेंगे तो एएस 0 हो जाएगा, एएस क्या होगा भैया 0 हो जाएगा, और एमपीएस भी क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए भी ये बोला जाता है 0 से 1 के बीच में रहता है। अब ये एमपीसी और एपीसी और एमपीएस में, एपीएस और एमपीएस में डिफरेंस सबसे पहले अपन मीनिंग कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट है वैल्यू लेस देन 0, 0 से नीचे हो सकता है, तो बेटा एपीसी एपीएस कैन बी लेस देन 0 हो सकता है जब बेटा क्या डिस सेविंग होगी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के पहले 0 हो सकता है। ठीक, एपीएस कैन नेवर बी लेस देन 0, भैया वो कभी भी 0 से नीचे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया चेंज इन सेविंग कैन नेवर बी नेगेटिव, जो इनकम में चेंज हुई तो क्या वो नेगेटिव जा सकती है, नहीं जा सकती, इसलिए वो 0 नहीं होता है। बेटा इफेक्ट ऑन चेंज इन इनकम, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, तो बेटा इनकम बढ़ेगी तो एपीएस क्या होता है बढ़ता है, ठीक है, लेकिन एमपीएस से कम। इनकम बढ़ती है तो एमपीएस भी बढ़ता है, लेकिन एपीएस से ज्यादा तेजी से। फॉर्मूला पहले ही कर चुके अपन लोग। अब भैया इन लोगों ने सबके बीच में रिलेशनशिप बताया है, ठीक है, तो ये एक बार बेटा आप लोग देख लेना पूरा अच्छे से। ठीक, क्या बोल रहे हैं भैया, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी और एपीएस। एपीसी और एपीएस हमेशा उनका प्लस हमेशा 1 के बराबर रहता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज इनकम इज आइदर यूज्ड और कंज्यूम, या तो हम इनकम को कंज्यूम करेंगे या तो हम सेव करेंगे, इसलिए बेटा वो 1 के बराबर रहता है। एमपीसी और एमपीएस में रिलेशन क्या, तो एमपीसी और एमपीएस दोनों क्या रहते हैं 1 के बराबर रहते हैं, प्लस करेंगे तो। क्यों, क्योंकि बिकॉज टोटल इंक्रीज, जो भी इनकम इंक्रीज होगी वो या तो कंज्यूम करेंगे या तो हम सेव करेंगे। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए, ट्रू फॉल्स वगैरह में सीबीएसई पूछ लेते बेटा, ठीक है, कि इनका रिलेशनशिप ऐसा क्यों है, क्लियर बताओ। ठीक, और इनको बेटा आप एक बार बहुत अच्छे से देख लेना, इनका बेटा मैं आपको जूम कर देता हूं, ये सब अपन जो पढ़ चुके हैं वही है, ठीक है, क्लियर। ये एक बार इसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, जूम कर दिया मैंने। ठीक, जो अपन ने पढ़ा है उसी के बारे में पूरे डिटेल में अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करा है, एक जगह पे अपने को समरी मिल जाएगी। चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर खड़ाक से, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। क्या भैया इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो भैया इन्वेस्टमेंट फंक्शन मतलब क्या, तो इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप बताएगा तो वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक, देखो क्या लिखा है, पहले तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो खर्चा जो हम नई एसेट्स बनाने में खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उनको बेटा क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, इन क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ सेविंग। बेटा इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग का एक पार्ट है, ठीक है, आपने सेव करते हो पहले और उस सेविंग में से कुछ पैसा और इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब कहीं ना कहीं लगाते हो ताकि और पैसे कमा सको। बेटा इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, तो इन एन इकोनॉमिक फंक्शन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन जनरल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एंड वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इट। भैया आपने इकोनॉमी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और उसको कौन कौन सी चीज अफेक्ट कर रही है, जब उसको आप रिलेशनशिप में बताते हो तो उसको भी इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, मेनली इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, और जनरली इन्वेस्टमेंट को कौन अफेक्ट करता है, तो इनकम, भाई आपने इन्वेस्ट करा तो उससे इनकम कितनी मिलेगी और उस पर रेट कितना मिल रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन मतलब क्या, आपने इकोनॉमी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ये कितना करना चाहते हो और कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में रिलेशनशिप को क्या बोला, भैया इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोला जाता है। ठीक, इट एक्सप्लेन हाउ द फर्म डिटरमाइन द रिसोर्सेज टू बी यूज्ड। भैया कंपनियां किस तरीके से अपने जो रिसोर्सेज उनको कैसे इस्तेमाल करेंगी ये बताता है। ठीक है, भाई वो जो 2 लाख है, 2 करोड़ है, 20 करोड़ है, कितने ही है, वो उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगी, कहां इन्वेस्ट करेंगी, ये वो बताता है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि भैया वो
मशीन वगैरह खरीदेंगे तो मशीन खरीदें, ये वाली खरीदें, वो वाली खरीदें, कौन सी खरीदें, नहीं खरीदें, क्या होगा, ठीक, ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न। लेकिन उनको भाई वो किस पे डिपेंड करेगा, उनको रिटर्न वगैरह कितना मिलेगा, ठीक, एंड इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अब भाई हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, पहले तो ये बताओ। तो ये हम सेफ्टी ऑफ फंड चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारा पैसा सेफ रहे। फिर डिग्री ऑफ रिस्क एंड इनकन्वीनियंसी, हमारी रिस्क और इनकन्वीनियंसी क्या हो सके भैया, कम हो जाए, ठीक है। अधिकतर क्या होता है, हम भैया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भैया हमारी रिस्क क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक, और इनकन्वीनियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हमको कहीं ना कहीं उस पर रिटर्न मिलता है, ठीक है। देन इसका क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको उस पर भी पैसा मिलेगा इसलिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंड, हम हमारे पैसे को अलग अलग जगहों पे बांटना चाहते हैं ताकि वो कभी डिफ्लेशन वगैरह आए तो थोड़ा सा क्या रहे, एडजस्टेड रहे, हर जगह एक साथ नुकसान ना हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल सके, ठीक। अब बेटा इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा इंड्यूस, एक होता है ऑटोनोमस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मतलब बेटा क्या, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड ऑन द क्या, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। भैया हमको अगर प्रॉफिट होगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंड्यूस मतलब प्रभावित होगा किसी चीज से। हम अगर भैया इनकम करते हैं, प्रॉफिट होगा तो हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, नहीं तो नहीं करेंगे। एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम, ठीक है, ये भी इनकम पे क्या होते हुए डिपेंड होता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड स्टॉक विच आर एसेंशियल इन द केस ऑफ इंक्रीज इन इनकम। हम उन जगहों पर खर्च करेंगे जो हमारी इनकम बढ़ाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, तो उसको बेटा बोला जाता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इट इज इनकम इलास्टिक, ठीक है, ये इनकम इलास्टिक होता है, ठीक। इसका डायग्राम वगैरह देख सकते हो, जैसे इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रही है, बढ़ रहा है। मतलब हम इन्वेस्टमेंट करी इसलिए रहे ताकि हमारी इनकम बढ़ सके, ठीक। चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब नाम से समझ में आ रहा भैया, चाहे इनकम हो ना हो, प्रॉफिट हो ना हो, हमको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, सरकार को इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम, चाहे इनकम चेंज हो ना हो, एंड इज नॉट इंड्यूस्ड सोनली फॉर प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट के लिए और इनकम बढ़ने के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कुछ भी हो हमको करना ही पड़ेगा। द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल फॉर्मेशन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन इनकम, जो इनकम के ऊपर चेंज नहीं है हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से चेंज नहीं हो रही है, प्रॉफिट के रेट से चेंज नहीं हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, ऑटोनोमस होता है। इट हैज नो रिलेशन विद नेशनल इनकम, इसका नेशनल इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए इसको बेटा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और इसी को इनकम इनइलास्टिक बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी इनकम से चेंज होने से इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब बेटा इनकम चाहे जितनी भी बढ़ती रहे लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तो पैरेलल चलता रहेगा। इसका डायग्राम ऐसा है। अब बेटा इंड्यूस और ऑटोनोमस में डिफरेंस, सबसे पहले अपन बेटा मोटिव, मेन मकसद क्या है, तो इसका प्रॉफिट और इसका वेलफेयर करने के लिए। फिर बेटा इनकम इलास्टिक, तो ये इनकम इलास्टिक होता है और ये इनकम इनइलास्टिक होता है, इनकम पे चेंज नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा होता है, तो बेटा ये ऊपर की ओर जाता है जबकि ये बेटा पैरेलल जाता है एक्स एक्सिस के, अभी देखा अपन ने। सेक्टर ये जनरली प्राइवेट सेक्टर करते हैं, ये जनरली गवर्नमेंट सेक्टर करते हैं। बेटा नेचर इसका प्लान्ड है, बहुत सोच समझ के किया जाता है, इसका इंडिपेंडेंट है। फिर बेटा रिलेशन विद नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, और इसका भैया कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ठीक। अब बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी चीजें तय करती है इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो एक है बेटा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एक है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो भैया वो रेट जो हमारा आज जितना हम पैसा लगा रहे हैं उसकी फ्यूचर में भी उतनी ही कम से कम औकात रहे। आज मैं अगर 100 रुपए लगा रहा हूं तो फ्यूचर में भी वो 1 साल बाद भी वो क्या होगा, 100 रुपए ही रहने चाहिए कम से कम। तो कितना रिटर्न कम से कम मैं कमाऊं ताकि वो 100 रुपए ही रहे, उसकी औकात 100 रुपए रहे, तो उसको बेटा बोला जाता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उस रेट को। देन इसका क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। भी क्या होता है, भाई मुझको सिर्फ 100 रुपए आज लगा रहा हूं तो 100 ही रुपए थोड़ी नहीं रखने, मैं चाह रहा हूं यार वो भविष्य में थोड़े ज्यादा बन जाए। तो ये वो रेट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारे इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा तो बनना चाहिए, उसको बेटा बोला जाता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक। ये किस पर डिपेंड करता है, 2 चीज पर, एक तो सप्लाई प्राइस पर, एक तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड पर। सप्लाई प्राइस मतलब इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ producing of a new assets of that kind, it is the price of at which the new capital assets can be supplied or replaced, ठीक। भैया आप जो एसेट्स खरीद रहे हो वो कितने रुपए की, उस पर ही डिपेंड करेगा। दूसरी बात भैया प्रोस्पेक्टिव यील्ड, इट रिफर्स टू द नेट रिटर्न, उस पे नेट रिटर्न कितना मिलता है, नेट रिटर्न मतलब सारे कॉस्ट वगैरह को, ठीक है, उसको डिडक्ट करके एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स, उस कैपिटल एसेट्स से हमको कितना पैसा मिलेगा सारे खर्चे वगैरह हटाकर, वो भैया होता है। ये 2 चीजों पर भैया ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये सबसे पहले बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मतलब इट इज बेस्ड ऑन गिवन सप्लाई प्राइस, जो सप्लाई प्राइस दिया उस पर डिपेंड होता है, जबकि बेटा ये इट इज बेस्ड ऑन द इंड्यूस्ड चेंज इन द प्राइस, जो प्राइस चेंज होता है किसी चीज के उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। देन इसका राइट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑल द सक्सेसिव यूनिट, जो जो भी हम पैसा लगाएंगे, ठीक है, उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, विदाउट रिगार्डिंग द एग्जिस्टिंग कैपिटल, अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल को ध्यान में रखे बिना।
इट शोज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन जस्ट दोज यूनिट्स ऑफ कैपिटल ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक के अलावा जो ओवर ऊपर लगाते आएंगे उनका भी ये क्या होता है, ये रेट ऑफ रिटर्न होता है। द कैपिटल स्टॉक इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, इसको भी हम एक्सिस पर लेंगे और इसको भी इन्वेस्टमेंट को हम एक्सिस पर लेंगे। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट और ये फ्लो कॉन्सेप्ट बढ़ता है। देन इसका डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में कितना ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक होता है वो डिटरमाइन करता है, और ये नेट इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है, कि कितना होता है। चलो अब इसके लिए वापस अपनाते हैं। चलो ये सब अपना हो गया था। अब बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये क्या भाई, मैं अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो उससे पहले मुझको उधार लेना पड़ेगा, तो वो उधार कितने परसेंट पे मिल रहा है ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूं, तो वो रेट को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। उस पर भी क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट का रेट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिपेंड होता है। द एग्जिस्टिंग रेट क्या, द एग्जिस्ट ऑफ सॉरी क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन आरओआई एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। आरओआई में मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में और वॉल्यूम वो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो हम इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, इसलिए, ठीक। अब बेटा कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, अदर कॉन्सेप्ट, जैसे कि भैया अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मतलब एक्स एंटे सेविंग। तो देखो एक्स एंटे मतलब हम कितना चाहते हैं, एक्स एंटे का मतलब, और एक होता है एक्स पोस्ट, ठीक है, एक्स पोस्ट असल में कितना हुआ है, ठीक। तो एक्स एंटे सेविंग मतलब ये एक्स एंटे सेविंग रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग व्हिच हाउसहोल्ड प्लान टू सेव, इच्छा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं बचाने की, तो बेटा वो क्या है, एक्स एंटे सेविंग है। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। क्या भैया एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच अ फर्म, ये फर्म क्या कर रही है, वो इन्वेस्ट करने का सोच रही है, अभी असल में करा नहीं है, तो बेटा इनको बोला जाता है एक्स एंटे बोला जाता है। सेविंग कितना बचाने का सोच रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट पर कितना जो कंपनी वो कितना इन्वेस्ट करने का सोच रही है, बस सोच रही है। लेकिन और हाँ यहाँ पे क्या लिखा भैया, ये एक्स एंटे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, इसी को बेटा इंटेंडेड, प्लान्ड और वॉलंटरी और डिजायर्स बोला जाता है। इक्विलिब्रियम अकर व्हेन एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, ये दोनों जब बराबर होते हैं तब इक्विलिब्रियम निकलता है। अब अपन बात करते हैं एक्सपोस्ट, तो बेटा एक्सपोस्ट मतलब असल में हमने कितना सेविंग करी है, उसको भी क्या बोला जाता है, एक्सपोस्ट सेविंग बोला जाता है, एक्चुअल सेविंग, ठीक है। आगे बेटा लोग बोल रहे हैं एक्स क्या भैया, एक्स प्लान पोस्ट इन्वेस्टमेंट, तो एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट करा है कंपनी ने इकोनॉमी में, उसको बेटा क्या बोला जाता है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो भैया फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो योग्य व्यक्ति हैं, ठीक है, जो काम करने लायक हैं और जो एग्जिस्टिंग रेट पर काम करने की इच्छा भी रखते हैं, जब उन लोग को काम मिल जाता है तो बेटा उसको फुल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जनरली द टर्म, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, दुनिया में मतलब देश में सभी लोग को रोजगार मिल गया, ऐसा नहीं है, कुछ लोग फिर भी बेरोजगार होंगे ही। अपन ने यहाँ पर बात करी जो योग्य व्यक्ति हैं वो जब उनको काम मिल जाता है तो उसको भी क्या बोला जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो कुछ अयोग्य व्यक्ति भी होंगे, कुछ लोगों ने जॉब स्विच वगैरह भी करी होगी, तो कई प्रकार की चीजें होती हैं। आगे बोलो बेटा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो कंडीशन निकल कर आती है बेटा। पहली कंडीशन क्या बेटा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये मान लो एक इंसान है जो 1 अप्रैल के दिन उसने जॉब छोड़ी और उसकी जॉब कब लगी हुई, 31 मार्च के दिन, वो सॉरी 31 मई के दिन उसको दूसरी जॉब पर जाना है, 15 मई के दिन जब भी जाना है, तो 1 अप्रैल से मई तक भाई जो गैप है तब तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, तो उसको बेटा क्या बोला था, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट बोला, अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। एक होता है बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सुनो यार भाई, तुमको कॉलेजों में स्कूलों में क्या पढ़ाया गया है, ठीक है, लेकिन कंपनी क्या चाहती है, ठीक, तो जब इसके कारण तुमने क्या पढ़ा है और कंपनी क्या चाहती है, इसके कारण अगर तुम बेरोजगार रह गए, और इंडिया में अधिकतर यही चीज है भाई, आपको तुमने बीकॉम कर लिया, बीटेक कर लिया, जो भी कर लिया, लेकिन तुमको वो चीज आई नहीं रही जो तुम, पहली बात तो तुमने सीखा नहीं, तुमको सिखाया नहीं, जो कंपनी चाहती है, कंपनी एडवांस चीजें चाहती है, तुमको बेसिक भी नहीं आ रहा है, तो उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेटा उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। मिसमैच, ठीक है, बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन कैसा है और कंपनी को कैसे काम चाहिए, उसके कारण। बेटा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये क्या, वो लोग जो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग रेट पर, जो योग्य भी हैं लेकिन उनको बेचारों को काम नहीं मिल रहा है, तो उसको बेटा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। वो अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, योग्य भी है वो लोग, ठीक है, तो उसको बेटा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। आई होप भाई मैंने आपका एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में इस चैप्टर में भाई पूरा अच्छे तरीके से कवर करा होगा, ठीक है। अगर करा हो भाई तो बिल्कुल भाई कमेंट करना, ठीक है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितने ज्यादा भैया अपन लोगों तक पहुंच सकते हैं भाई बिल्कुल अपने चैनल को उन तक पहुंचाना, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना भाई, ठीक है। थैंक यू।